नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के बारे में बातचीत करेंगे और इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, है ना। मिखाइल गोर्बाचेव की हाल ही में मृत्यु हो गई है, इनका निधन हो गया है और इस लिहाज से इन पर हम लोग कुछ विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में इनके संदर्भ में कुछ जानकारियां जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है और साथ ही वैश्विक इतिहास के दृष्टिकोण से भी इनकी भूमिका को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर यदि हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो GS पेपर 1 में जहाँ ये वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत इनके बारे में अध्ययन करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ GS पेपर 2 में जो IR का विषय होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय होता है, इसमें भी आप भारत और रूस के संबंध के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक ऐतिहासिक सरोकार, ऐतिहासिक संबंध के बारे में जानने समझने में इनकी भूमिका को भी समझना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्तरों पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिखाइल गोर्बाचेव ने किस तरीके से सोवियत संघ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत और रूस के बीच में जो वर्तमान का संबंध है, इसको आधार प्रदान करने में इनकी किस तरीके से भूमिका रही थी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं और मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। देखिए, वर्ष 1985 में ये CPSU के महासचिव बनते हैं। CPSU का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1986 में कई असंतुष्ट राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की रिहाई में इन्होंने बड़ी भूमिका अदा की है और इसके बाद दिसंबर 1987 में गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच में एक समझौता होता है और यह समझौता होता है नाभिकीय हथियारों की कटौती को लेकर के, है ना। नाभिकीय हथियारों की कटौती को लेकर करके एक समझौता पर भी हस्ताक्षर किया जाता है दोनों के बीच में। इसके बाद 1988 में ये सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, सोवियत संघ की सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। इस बीच 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना कई वर्षों से रह रही थी, लगभग 9 वर्षों से वहां पर मौजूद थी, तो वहां पर से वो वापस आ जाती है, ठीक है। आगे क्या होता है, दिसंबर 1989 का समय आता है और इस दौरान शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से इनके शासनकाल में, इनके नेतृत्व में चीजें बदलती जा रही हैं, ठीक है। शीत युद्ध जो है ये 1945 से शुरू हुआ था। किसके बीच में? तो अमेरिका बनाम सोवियत संघ, है ना। ये जो सोवियत संघ है ये क्या है? ये है USSR, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। तो इन्हीं दोनों के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है और 1989 में जाकर करके इसकी समाप्ति की घोषणा की जाती है। इससे पहले 1987 में दोनों देशों के बीच में, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में नाभिकीय हथियारों की कटौती को लेकर के समझौता हुआ है, उसके बारे में हमने बताया भी। 1990 में गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। साथ ही 1991 में वार्सा पैक्ट की भी समाप्ति हो जाती है। ये जो वार्सा पैक्ट है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब शीत युद्ध की शुरुआत अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी, देन फिर सोवियत संघ के नेतृत्व में कई देशों ने मिलकर करके ये समझौता किया था ताकि जो अमेरिका और उसके मित्र देश थे, नाटो के माध्यम से जो एक भय की स्थिति पैदा करना चाह रहे थे सोवियत संघ के अगेंस्ट में, इसका बेहतर जवाब
दिया जा सके, है ना। और इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 1991 में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अब शीत युद्ध भी समाप्त ही हो चुका था, है ना। इस बीच दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा भी दे दिया था, है ना। आगे बात करते हैं। सोवियत संघ को राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से बाहर निकालने के लिए इन्होंने दो पहलों पर जोर दिया था और इसके लिए इनको बहुत याद किया जाता है। पहला है पेरेस्ट्रोइका और दूसरा है ग्लासनोस्ट। ये दोनों ही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि जो पेरेस्ट्रोइका है इसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग या फिर पुनर्संरचना। दरअसल मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि सोवियत संघ में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो, क्योंकि इनको पता था कि सोवियत संघ उस दौरान बहुत ही तंगी की स्थिति से गुजर रहा था, है ना। और इसलिए इसके माध्यम से ये सुधार चाहते थे। इस सुधार के माध्यम से इन्होंने क्या कोशिश की? इन्होंने कोशिश की कि हम बाजार अर्थव्यवस्था को महत्व देंगे, हम उद्यमिता को महत्व देंगे, हम मूल्य नियंत्रण को समाप्त करेंगे, हम नियंत्रित निजी कारोबार को बढ़ावा देंगे, है ना। ये सारी कुछ गतिविधियां अपनाई गई इसके माध्यम से, पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से या फिर कहें रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से। दरअसल उनका यह मानना था दोस्तों कि जिस हिसाब से जो सोवियत संघ की स्थिति उस समय थी, उसमें उस जो नीतियां पहले से चली आ रही थी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, वहां की सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर पड़ा था। तो वे चाहते थे कि हम जब ऐसी नीति अपनाएंगे जो बेहतर कर सकते हैं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को, तो उनका इम्पैक्ट उस हिसाब से सोवियत संघ के समाज पर भी पड़ना चाहिए। और इस कंटेक्स्ट में इन्होंने इसे और व्यापक करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ जो ग्लासनोस्ट है, इसका मतलब होता है ओपेननेस, यानी खुलापन, है ना। इसके माध्यम से इन्होंने कोशिश की कि जो प्रेस या फिर मीडिया पर जो पाबंदी है उसको हटाया जाए। साथ ही पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। है ना। ये सारी स्थितियां ग्लासनोस्ट के माध्यम से अपनाने की कोशिश की गई थी। क्लियर? तो इस लिहाज से उनको याद किया जाता है। अब जरा हम ये समझने की कोशिश करें कि भारत और रूस के संबंध को बेहतर करने में इन्होंने किस तरीके से बड़ी भूमिका अदा की थी। तो पहली बात यहां पर यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ इनका एक बेहतर संपर्क माना जाता है। हालांकि यहां पर मैं आपको यह भी ध्यान दिला दूं कि राजीव गांधी जी गोर्बाचेव की कुछ बातों से मतांतर भी रखते थे, ये कुछ बातों से असहमत भी रहते थे। जैसे गोर्बाचेव का मानना था कि हम ऑल एशिया फोरम की स्थापना करें, जिस तरीके से यूरोप में कॉमन यूरोप होम की स्थापना की गई है। लेकिन राजीव गांधी जी कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी देश के जो उनके अंदरूनी मामले हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करें, ये हमारी नीति है। हम उसमें इंटरफेयर नहीं करें, हम उसमें इंटरवीन नहीं करें। और इस लिहाज से इस तरीके की किसी भी फोरम की जरूरत हमें नहीं जान पड़ती।
लेकिन इनके बावजूद भी भारत का रूस के साथ या फिर कहें भारत का सोवियत संघ के साथ उस दौरान में बेहतर संबंध था और इसके माध्यम से कोशिश की गई कि सोवियत संघ के द्वारा भारत को उन्नत हार्डवेयर मुहैया कराई जाए, है ना। इसके अलावा आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग पर हस्ताक्षर भी किए गए। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात ध्यान देने वाली यह है कि भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप का भी आरोप लगता है गोर्बाचेव पर, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं कि गोर्बाचेव भारत में 2 बार दौरा भी किए थे, 1986 में और 1988 में, ठीक है। तो जब भारत का दौरा किया तो यहां पर जो उनको एक स्वागत मिला, उनको जो एक इज्जत मिली, उससे वो अभिभूत हुए, उससे वो बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन यह जो स्थिति थी, यह स्थिति तब बदल गई कि जब भारत की घरेलू राजनीति में उनका एक निरर्थक हस्तक्षेप देखा गया और जो भारत में विरोधी पार्टी थी उस समय, उसने इसका विरोध किया, है ना। बात दरअसल ये थी, यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहूँगा कि बात दरअसल ये थी कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के कंटेक्स्ट में वहाँ जो भी व्यक्ति उम्मीदवार के तौर पर खड़ा थे, ज्ञानी जैल सिंह की पुनर्नियुक्ति के लिए बात चल रही थी और उस समय गोर्बाचेव ने जो साम्यवादी पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको एक तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की कि उनके समर्थन में वो मत न करे। किनके समर्थन में? तो ज्ञानी जैल सिंह के समर्थन में। क्यों ज्ञानी जैल सिंह के समर्थन में मत न करे? क्योंकि जो श्री ज्ञानी जैल सिंह जी थे वो राजीव गांधी जी के अपोजिशन में खड़े थे, वो राजीव गांधी जी का अपोज कर रहे थे किन्हीं मामलों में, है ना। और राजीव गांधी का गोर्बाचेव से एक संबंध था, है कि नहीं। ये सभी कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी इस समय देखी जाती हैं, जिसके संदर्भ में यहाँ पर एक आरोप लगाया जाता है कि आप हमारी घरेलू राजनीति में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति बने न बने उससे आपको क्या लेना देना। तो ऐसे भी कुछ आरोप उन पर लगे। बहरहाल कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो भारत और सोवियत संघ के बीच जो संबंध है उसको बेहतर करने में इन्होंने निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके अंतर्गत हमने ये समझा भी कि किस तरीके से आर्थिक वैज्ञानिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए, सांस्कृतिक संबंध को बेहतर करने की कोशिश की गई। इसके अंतर्गत रूस में यानी तत्कालीन सोवियत संघ में एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत उत्सव भी मनाया गया था, है ना, वर्ष 1987 में। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है उसके बाद भारत की विदेश नीति में भी परिवर्तन होता है ना, क्योंकि इनके शासन काल में ही सोवियत संघ का विघटन शुरू हो जाता है और सोवियत संघ 15 देशों में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर भारत को भी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि भारत पहले यूएसएसआर के पक्ष में ज्यादा था, लेकिन जब जैसे ही इसका विघटन होता है वैसे ही भारत को अब यूएसए के साथ में संबंध और संपर्क को बेहतर करने की जरूरत महसूस होने लगती है। और इस बीच 1991 में ही क्या होता है, भारत में एलपीजी, है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को महत्व देना शुरू किया जाता है। तो भारत ने भी खुली अर्थव्यवस्था को तरजीह देना शुरू कर दिया था और अमेरिका के साथ संपर्क को भी बेहतर करने की जरूरत महसूस हुई। तो इन सब के कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने किस हिसाब से सोवियत संघ की राजनीति में अपनी भूमिका निभाई, क्या उतार चढ़ाव की स्थितियां रहीं, और साथ ही भारत के साथ में सोवियत संघ के संबंध को बेहतर करने के दृष्टिकोण से उनका क्या रोल था। इक्का दुक्का जो आरोप हैं, आक्षेप हैं, उसको यदि दरकिनार कर दिया जाए, है ना, तो इस लिहाज से ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के साथ भारत का जो संपर्क है वो उस दौर में जब थोड़ा और आगे बढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अब रूस है, रूस के साथ में भारत का संपर्क और संबंध समाप्त हो गया है, क्योंकि ये जो एक आधार तैयार हो रहा था उस दौरान,
वह आधार निरंतर बना रहा। और आज भी जबकि रूस और यूक्रेन के बीच में एक टकराव, एक तनाव की स्थिति रहती है, तो ऐसे में भी भारत अक्सर रूस के साथ खड़ा दिखता है ना। तो ये सारी जो स्थितियां हैं यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। आइए इस चर्चा के आधार पर एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की राजनीति को किस सीमा तक प्रभावित किया था? भारत रूस संबंध में गोर्बाचेव की भूमिका को समझाइए, है ना। अब दो स्तरों पर सवाल बन गए कि सोवियत संघ की राजनीति में उन्होंने किस तरीके से भूमिका निभाई थी, क्या क्या उनके शासनकाल में हुआ था, इसके बारे में आपको बता देना है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ टाइमलाइन के माध्यम से बताने की कोशिश भी की है। और दूसरा ये कि भारत और रूस के बीच में संबंध को बेहतर बनाने की दिशा में उन्होंने किस सीमा तक योगदान दिया था। तत्कालीन भारत की सरकार के साथ में उनका जो संबंध था, वह संबंध किस तरीके से महत्वपूर्ण था, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना होगा, है ना। तो आज की चर्चा में हमने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जानने और समझने की कोशिश की। इन पर्सनालिटी के बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले परीक्षा में इनसे संबंधित कोई सवाल आपकी परीक्षा में टकरा जाए। आज के मुद्दे की बात कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।